4 कदम चलकर ही थक जाता है और पहुंचना शीर्ष तक चाहता है। तुझे धूल में पैरों को मलना होगा, जो पानी है सफलता तो चलना होगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा अध्ययन चल रहा है NCERT की किताबों में से, और इसी क्रम में आज कक्षा 6 भूगोल की पाठ्यपुस्तक में से पाठ संख्या 5 की चर्चा हम करेंगे। और दोस्तों, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हैंड रिटन के रूप में मैंने अपने नोट्स में संकलित कर लिया है। तो कक्षा 6 भूगोल, पृथ्वी हमारा आवास। तो चलिए आरंभ करते हैं। कक्षा 6 भूगोल और पूर्णतः NCERT बेस्ड है, और आज का जो लेसन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुए हैं लाइक RRB हैं, चाहे वो HTET है, चाहे CTET है, चाहे रीट है, सभी में इस लेसन में से क्वेश्चन आए हुए हैं। और लेसन में से ही नहीं, बल्कि जो मैंने पूरे हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं सभी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जहां हम रहते हैं वहां क्या है, वो भूमंडल है। गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से, बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल में मापा जाता है, और जिसे क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। और आपने रेलवे स्टेशनों पर लिखा हुआ देखा होगा, समुद्र तल से ऊंचाई, वही तथ्य यहाँ पर है। आगे विशेष शब्द दिए गए हैं और उनका हिंदी में अर्थ दिया गया है। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं और कॉमनली यूज होते हैं ज्योग्राफी में, जैसे कि लिथास, लिथास का अर्थ पत्थर, एटमास का अर्थ वाष्प, ह्यूडर का अर्थ जल, और बायोस का अर्थ जीवन है। तो ये शब्द छठी से लेकर जो 12वीं की NCERT की किताबें हैं उनमें आपको कॉमनली मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट है। और ये कितना ऊंचा है? तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। आगे देखिए, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ये आपको पता होना चाहिए कि मेरियाना गर्त है वो कहाँ स्थित है। उसकी यदि हमको स्थिति पता होगी तो हम ये अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए मेरियाना गर्त कहाँ है। मेरियाना ट्रेंच, यहां पर क्या है, मेरियाना गर्त है। और मेरियाना गर्त के इधर जापान, यहां चाइना, यहां फिलीपींस, यहां इंडोनेशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया, और इधर पोपुआ न्यू गिनी। तो ये जो स्थिति है ये है मेरियाना गर्त की, मेरियाना ट्रेंच की। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो है मेरियाना गर्त है, और इसकी ये जो स्थितियां हैं ये मैंने आपको बता दी है। सो अब आप शायद ये चीज कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आगे कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा कब? 29 मई 1953 को।
स्वागत कीजिए एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड वाले महाशय जी का, जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। और ये देखिए द स्माइलिंग फेस तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो दोनों महाशय थे जिन्होंने पहली बार मिलकर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। आगे बढ़ते हैं। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एचटेट में 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। देखिए, जुंको ताबेई, द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट। जुंको ताबेई। आगे बढ़ते हैं। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ये देखिए भारत की शेरनी बचेंद्री पाल, भारत का तिरंगा लहराते हुए माउंट एवरेस्ट पर। भारत की पहली शेरनी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगे को लहराया। उसके बाद एक कारवां चल पड़ा माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का। अनीता कुंडू जैसी एक युवा महिला ने भी, जो हरियाणा के फरीदपुर गांव की है, हिसार जिले में, वहां पर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा उन्होंने फहराया है। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप 7 हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। महाद्वीप जो ये है एशिया वाला, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। ये जो तथ्य हैं ये सीधे की सीधी लाइनिंग में एग्जामिनर डाल देता है और कहता है कि निम्न कथ्यों पर, निम्न जो तथ्य हैं उन पर आप विचार करें, और वहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है। सो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यूराल पर्वत कहां है? एशिया के पश्चिम में। इसकी स्थिति मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यूराल पर्वत, यहां पर ये यूराल पर्वत है। ये सारा रशिया है, इधर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया। तो ये जो स्थिति है ये वाली, यहां पर ये पर्वत स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है और एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा महाद्वीप जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी
ये देखिए नील नदी, युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान, मिस्र। और इसके पूर्वी छोर पर एक नदी इसमें आकर मिलती है, नीली नील नदी, इथोपिया से। और इथोपिया वालों ने क्या किया 2011 में कि इस नदी के ऊपर एक डैम बना दिया, द ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम। और इस डैम को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हुआ। मिस्र वालों ने इस पर आपत्ति जताई कि आप हमारे हिस्से का पानी डैम बनाकर रोक रहे हैं। यूएन में भी इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। 2011 में निर्माण कार्य इसका आरंभ हुआ था, द ग्रैंड रेनेसा डैम इथोपिया में। तो ये नीली नील नदी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है तथा दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। किसके? दक्षिण अमेरिका के। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला स्थित है जो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। एंडीज पर्वतमाला, ये देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज माउंटेन्स, यहां से लेकर ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। यहां पर है चिली, ये है ब्राजील। सो यहां पर पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, एंडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। और आप नील और अमेजन नदी के बीच बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे। नील नदी सबसे लंबी है और अमेजन नदी सबसे बड़ी है। क्योंकि जो अमेजन नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र बहुत लंबा बड़ा है, बहुत चौड़ाई में उसका जो अपवाह क्षेत्र है अमेजन का वो ज़्यादा है, लाइक दैट। ये देखिए इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। और ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहां मानव नहीं निवास करते। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहां स्थित हैं। आगे महत्वपूर्ण तथ्य है, पेपर में भी बहुत बार पूछे गए हैं कि भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हुए, पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का 97% से अधिक महासागरों में पाया जाता है। और जो पीने योग्य शुद्ध जल है वो मात्र 0.03% है, जो कि एलवण है, हम पीते हैं या पीने योग्य है। और हम पानी की जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम पानी यदि नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको अवश्य ही कोसेंगी। सो जल को अवश्य बचाएं। आगे बढ़ते हैं। महासागर का जो जल होता है वो हमेशा आपको पता ही है गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कौन कौन सी? तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। और अगला जो लेसन होगा उसमें इनकी हम चर्चा करेंगे। 5 प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त यहीं पर स्थित है, प्रशांत महासागर में, जो मैंने आपको पहले एक
मैप के माध्यम से समझाया था। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम में पूछा गया है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दुंतरित है। आगे देखिए, हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आगे चलते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। एक चित्र के माध्यम से बेरिंग जल संधि को समझते हैं। ये जो लाइन है, ये वाली, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये जो हिस्सा है ये बेरिंग जल संधि है, अमेरिका और रशिया को जोड़ता है इस संकरे रास्ते से। यहां पर ये बेरिंग जल संधि है। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया होगा बेरिंग जल संधि। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन वायुमंडल का अध्ययन हम अगले लेसन में करेंगे। पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए पहले शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल हैं। आयतन के आधार पर वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी एक आवश्यक गैस है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है तथा तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में हम बांट सकते हैं, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें यदि अच्छी लगे तो, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा और हमारा जो NCERT का अध्ययन है वो जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।